नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग राजनीति विज्ञान शुरू कर चुके थे और अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों हम लोग शुरू कर चुके थे। ठीक है, और लेक्चर 1 में हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की एक विशेषता भी जानी। आज हम लोग दूसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं और जिस जिस देश में अगर ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो वो देश क्या है, एक आदर्श लोकतंत्र देश बन जाता है, आदर्श लोकतांत्रिक देश बन जाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और अब हम आज का जो लेक्चर है शुरू करते हैं, लेक्चर 2 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पर दूसरी विशेषता जानने से पहले हमें एक क्या है, स्टोरी जाननी पड़ेगी। जैसे कल हमने पाकिस्तान की जानी थी, आज हम लोग पहले चाइना की जानेंगे, फिर मैक्सिको की जानेंगे। 2 देशों की कहानी हम लोग जानेंगे। तो चाइना की है, चाइना की क्या है, राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय जनसंसद क्या है, वहां का पार्लियामेंट है, वहां का पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या होता है, जो क्या करे, जहां पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो लोग जाकर के वहां बैठे और हमारे लिए कानून बनाए। जैसे कि हमारे मेन जो स्लाइड है उस पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की चित्र आपको दिखा होगा। तो जो वहां की राष्ट्रीय जनसंसद है उसका बहुत अजीबोगरीब नाम है। ठीक है, बिल्कुल नाम समझ भी नहीं आता क्या नाम रखा है इन्होंने, क्वांगो रेमिन दाइव्याओ दाहुई। ठीक है, क्या नाम है, क्वांगो रेमिन दाइव्याओ दाहुई। तो ये क्या है, वहां की राष्ट्रीय जनसंसद का नाम है। अब क्या होता है, जब वहां पे जो चुनाव होते हैं, किसके लिए होते हैं, राष्ट्रपति साहब के लिए चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति साहब के लिए वहां पे क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और जब राष्ट्रपति साहब के लिए चुनाव होंगे ना, तो उस राष्ट्रपति साहब के चुनाव में और बाकी जो ये राष्ट्रीय जनसंसद के लोग हैं उनके चुनाव में 300 लोग क्या है, पूरे चीन में से जीत करके आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जीत करके आएंगे इनको पहले एक वहां की पार्टी है जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर वहां पे इलेक्शन लड़ेगा और इलेक्शन जीतेगा। मतलब क्या है, वहां पर एक दलीय व्यवस्था है। क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है, एक ही दल की व्यवस्था है वहां पर, और कोई दूसरा दल चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो अब बताओ आप, क्या ये लोकतंत्र है क्या? हाँ, जब यार हम किसी को मौका ही नहीं दे रहे हैं, जब हम किसी को चांस ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसी विक्ट्री और कैसी जीत। अब अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही खड़ा होना है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही चुनाव जीतेंगे और वही लड़ेंगे, तो फिर भैया क्या मतलब रहेगा दूसरे लोगों का। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी गलत करेगी तो भी हमें वोट कम्युनिस्ट पार्टी को ही देना है, वो सही करेगी तो भी वोट हमें कम्युनिस्ट पार्टी को देना है, वो हम पर अत्याचार करेगी तो भी कम्युनिस्ट पार्टी को देना है। तो हमेशा क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी को देना है। और अगर मुझे राजनीति करनी है, चाइना में रह करके पॉलिटिक्स करना है, तो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हमारी नजर में लोकतंत्र नहीं है। और अब तो जो वहां के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग साहब, उन्होंने अपने कार्यकाल को बहुत लंबा कर दिया, संविधान में बदलाव कर करके कार्यकाल को बहुत लंबा कर दिया है, और शायद जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती वही देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो यह एक क्या है, हमारी नजर में लोकतांत्रिक देश नहीं। तो अब पहली स्टोरी तो हम लोगों ने चीन की पढ़ी, अब दूसरी जो कहानी है, स्टोरी है, वो हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको, तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको में क्या हुआ, मैक्सिको 1930 में 1930 में क्या हुआ, आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद कभी भी वहां पे राजतंत्रीय सरकार या तानाशाही सरकार नहीं बनी। पर वहां पर दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी हुई, वहां पर एक ही पार्टी है, फिर से वही PRI इसे कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो वो एक ही पार्टी है, वहां पर कोई दूसरी पार्टी ना खड़ी हो सकती है, और अगर खड़ी भी होती है तो वो जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, ये लोग ही क्या है, इन्हीं का ही दबदबा क्या है वहां बना हुआ है। वहां पर हर 6 साल बाद क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो PRI पार्टी वाले ही क्या है वहां पर जीतते हैं। और कभी कभार तो इतनी बुरी स्थिति कर देते हैं कि यहां पर अगर वोटिंग हो रही है, एक जगह पे वोटिंग हो रही है और लग रहा है कि यहाँ पे लोग ज्यादा वोट करेंगे और हम हार जाएंगे, तो क्या कर रहे हैं, वहां से पोलिंग बूथ उठाकर ही दूसरी जगह लगा देते हैं। ये क्या लोकतंत्र है क्या? ये हमारी नजर में बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं। तो चाइना को देख लो या मैक्सिको को देख लो, इन दोनों देशों में मेरी नजर में तो लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, वो दूसरी विशेषता को अब जानो। तो विशेषता क्या कहती है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब मैं भी खड़ा होता हूं, आप भी खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, जो जीतेगा वही सिकंदर। तो जीत होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ना तो मीडिया आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैं गलत कर रहा हूं मेरी दिखाए, आप गलत कर रहे हो आपकी दिखाए। ठीक है, जनता है ना, जनता बिल्कुल आजादी से वोट दे सके जिसको देना वो चाहते। तो चुनाव क्या हो, निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। स्वतंत्र मतलब क्या है, किसी पर दबाव नहीं आना चाहिए, जनता पे दबाव नहीं आना चाहिए। देख हमें वोट नहीं दिया ना तो जान से मरवा देंगे,
ठीक है, देख हमारा राष्ट्रपति बनेगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो बिल्कुल जो चुनाव है स्वतंत्र भी होने चाहिए और निष्पक्ष भी होने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मतलब जिनकी सरकारें बनती है, उन लोगों के लिए क्या हो, जीत हार के अवसर समान हो, बराबर हो। ठीक है, मतलब क्या है, कभी ये जीते कभी वो जीते, और वही क्या है वास्तव में लोकतंत्र भी। देखो मैं आपको बताता हूं, लोकतंत्र का मतलब एक्चुअल में जो है, लोकतंत्र का मतलब है हमारे पास हर चीज में चॉइस होना, हमारे पास हर चीज में क्या हो, चॉइस हो। लोकतंत्र सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, लोकतंत्र सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं, लोकतंत्र हमारे आम जीवन में भी है। अगर बेटे को पढ़ने के लिए भेजा जाए और बेटी को नहीं पढ़ने दिया जाए तो वो भी लोकतंत्र नहीं है, वो घर का लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र क्या कहता है कि भाई जो सही है ना वो होना चाहिए और सबको बराबरी मिलनी चाहिए। जनता का राज है तो भाई बेटी भी तो जनता का हिस्सा है। मैंने कल क्या कहा था कि जनता का मतलब वो है जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, वो भी जनता है। तो क्या है, चॉइस हमारे पास होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र हमारी हर जीवन की हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे, हर क्षण में हमें लोकतंत्र चाहिए, और लोकतंत्र ही होना चाहिए, तभी क्या है वो बेनिफिट है। जैसे मान लो कि आज जैसे आप लोग हो, वैसे तो बोलो हो लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसा है, लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, और कल को क्या करो, घर में बात आई कि हाँ भाई अपनी बहन को कॉलेज जाना चाहिए। नहीं, क्या करेगी कॉलेज जाकर के बहन, हाँ पढ़ ली ना 12th तक काफी है, और क्या करेगी कॉलेज कर करके, कौन सी समय जॉब करवानी। तो वहां पर आपकी जो लोकतंत्र की नीति है वो खराब हो जाती है। लोकतंत्र घर में भी होना चाहिए, लोकतंत्र स्कूल में भी होना चाहिए, लोकतंत्र हर जगह होना चाहिए बेटा, वही क्या है, लोकतंत्र है। तो ये क्या है, जो हमारी दूसरी जो विशेषता है वो यही है कि निष्पक्ष चुनाव हो और स्वतंत्र चुनाव हो। अब क्या मैक्सिको में स्वतंत्र चुनाव हुए, नहीं हुए? क्या चीन में निष्पक्ष चुनाव हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। एक ही पार्टी का मिल रहा है तो मौका, वो उसे लोकतंत्र नहीं मानते। अब आ जाते हैं ये आपके कार्टून पे। ये कार्टून आपको पेज नंबर 5 पे दे रखा है। इस कार्टून में क्या हो रहा है, ये कार्टून सीरिया का दिखाया गया है। सीरिया एक देश है जो कहां पर, पश्चिम एशिया का देश है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देता है। ठीक है, तो जो वहां की इंपोर्टेंट पार्टी है, ठीक है, उन्हीं पार्टी को और उसकी जो कुछ इंपोर्टेंट जो छोटी छोटी पार्टियां उससे जुड़ी हुई है, उन्हीं को वहां पे क्या है, चुनाव करने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए आजादी दी जाती है। जैसे मान लो कि है ना, हमारे जैसे मान लो कि एक्स जो पार्टी है, ये एक्स पार्टी मेन है, और इसके साथ क्या है, जो छोटी छोटी पार्टी है, ए भी जुड़ गई, बी भी जुड़ गई, सी भी जुड़ गई, ये इसके साथ जुड़ी है। जब तक ये चुनाव लड़ सकती है, जिस दिन अलग हो जाएगी उस दिन चुनाव नहीं लड़ सकती। तो सीरिया में भी क्या है, अब ये कार्टून दिखाना क्या चाहता है, ये कार्टून भैया ये आ गई लोकतंत्र की देवी। ठीक है, लोकतंत्र की देवी आई है, इनके हाथ में तराजू है, मतलब सब बराबर है, तो ये लोकतंत्र की देवी आई है। ये क्या है, ये चुनाव लड़ना चाहती है, पर लोकतंत्र में तो सब लड़ सकते हैं। तो ये यहां से क्या है, जो सीरिया के जो लोग हैं, जो पार्टी है, वो क्या कह रहे हैं, आप पहले इस फॉर्म को भरो, हमारी पार्टी को ज्वाइन करो, तभी क्या है आप चुनाव लड़ सकते हो। मतलब लोकतंत्र को भी क्या है, ये चुनौती दे रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या इस कार्टून को चीन या मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि इन देशों में भी एक दलीय सरकार है, सिर्फ एक खास राजनीतिक पार्टी की यहाँ पे शासन करती है। तो बिल्कुल अभी हम पढ़ चुके हैं भाई, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और मैक्सिको में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ही राज कर रही है, तो ये हम वहां पर भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अन्य दलों को राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, दूसरों को राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, उनको पॉलिटिकल हाँ नहीं करी गई कि हाँ आप चुनाव लड़ो, बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ कौन लड़ेगी, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्टी है वो लड़ेगी। सीरिया में, मैक्सिको में कौन लड़ रहा था, PRI, और चाइना में कौन लड़ रहा था, कम्युनिस्ट लड़ रहे थे। और यहाँ पर देखो लोकतंत्र की जो देवी है वो कह रही है कि मैं क्या है, देश में लोकतंत्र आना चाहिए, पर ये कह देते हैं नहीं भी आप फॉर्म भरो और जो हमारी पार्टी से जुड़ा होगा वही चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बने ताज का क्या महत्व? तो ये कौन है, लोकतंत्र की देवी ये रही। और आप किताब में देखिएगा इनके सिर पे क्या है, ताज बना हुआ है। किसका बना हुआ? पत्तों का ताज बना हुआ है। ये पत्ते क्या दर्शाते हैं वो देखो। लोकतंत्र के माथे पर पत्तों का ताज प्रदर्शित करता है कि जिस तरह एक ही शाखा पर कई पत्ते हैं, उसी तरह एक ही राजनीतिक दल अपने कई सहयोगी दलों की सहायता से सत्ता पर कब्जा बनाए हुए किसी दूसरी शाखा का न होना अन्य राजनीतिक दलों के न होने का सूचक है। मतलब जो इनके पत्ते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही शाखा दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो इनके जो पत्ते हैं वो क्या है, ये हैं,
तो ये एक ही शाखा हो गई, इस पे एक पत्ता यहाँ पर, फिर एक पत्ता यहाँ पर, फिर एक पत्ता यहाँ पर, एक पत्ता यहाँ पर, एक पत्ता यहाँ पर, एक, ये पूरी एक ही शाखा है। तो ये पूरी क्या है, पार्टी तो एक ही है, पर इसमें छोटी 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 पार्टियां मिल चुकी है, पर ये पूरी एक ही पार्टी बनकर के क्या है, देश में चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको भी चुनाव लड़ना है वो उसको क्या है, इस पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। और दूसरी शाखा मतलब दूसरी ब्रांच ना होने का मतलब क्या है, इसके इनके सिर पे, लोकतंत्र की देवी के सिर पे कोई दूसरी पत्तों की शाखा नहीं है। वो क्या दर्शाती है कि उस देश में कोई भी राजनीतिक दल दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो इंपॉर्टेंट पार्टी है, मेन पार्टी है, और उसके साथ बाकी सहयोगी दल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं लोकतंत्र की तीसरी विशेषता की तरफ। दो विशेषता हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी अभी हमने पढ़ी। अब तीसरी विशेषता क्या कहती है वो देखो। लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये होता है, देखो लोकतंत्र में क्या है, सार्वभौम वयस्क, वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर है, और एडल्ट का मतलब क्या है, 18 साल से ऊपर है। तो जो 18 साल से ऊपर है, सार्वभौम मतलब पूरा यूनिवर्स, जितने भी लोग आपके देश में हैं जो 18 साल से ऊपर है, उनको क्या है, मताधिकार है, मतलब मत का अधिकार है, राइट टू वोट है। क्या है, राइट टू वोट है भैया। पर इसके लिए क्या है, काफी देशों में संघर्ष करना पड़ रहा है। कहीं पे किसी जाति समुदाय को संघर्ष करना पड़ रहा है, कहीं पे महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है, कहीं पे रंग के आधार पे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आप बहुत सी बार ये पूछते हो ना, भारत ने क्या करा है, ठीक है, कि भारत पे बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, दुनिया वाले सवाल उठाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमेरिका जैसे देश ने अपने देश में महिलाओं को जो वोटिंग का अधिकार है ना, बहुत लेट दिया है। हाँ, हमसे पहले दे दिया, पर वो सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, आपको अगर बताओ तो। पर उन्होंने अपने देश में ना कब अधिकार दिए महिलाओं को, 1920 के करीबन जाके वोट का अधिकार दिया। अमेरिका जैसे विकसित देशों ने, ब्रिटेन इन्होंने सबने बहुत बाद में दिया है। पर हम लोगों ने, हमारे देश के संविधान सभा ने जब 1950 में संविधान बनकर के तैयार हो गया भैया, उस दिन से कह दिया सब वोट देंगे, सब वोट देंगे, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो, सब वोट देंगे। और सबका वोट क्या होगा, एक वोट एक वैल्यू। आप अगर दलित समाज का आदमी वोट डाल के आएगा तो एक ही माना जाएगा, अगर उच्च जाति का वोट डाल के आएगा तो भी एक ही माना जाएगा, गरीब डाल करके आएगा तो भी एक ही माना जाएगा, और अमीर डाल के आएगा तो भी एक ही माना जाएगा, पुरुष डालेगा तो भी एक और महिला डालेगी तो भी एक। हमने सबको क्या है, बराबर कर दिया। अगला जो हमारा अध्याय संविधान, उसमें और भी बहुत गहराई से पढ़ेंगे, पर हमने सबको क्या है, राजनीतिक तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे क्या है, बराबर कर दिया। पर काफी देशों में संघर्ष करना पड़ा है। पर गर्व करता हूं मैं हमारे देश के संविधान पे, हमारे देश की इस भूमि पे, जिसने कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करा। जब से हम लोग लोकतांत्रिक हुए हैं, हम 1950 से संविधान लागू होने का लोकतांत्रिक हुए, डेमोक्रेटिक कंट्री बने, और बनते ही हमने सबसे पहला काम क्या करा, सबको वोट का अधिकार दे दी। क्योंकि ये वोट जो हम लोग देते हैं ना, ये वोट हम सरकार को नहीं चुनते, हम भविष्य को चुनते हैं कि भाई हमारे आने वाले बच्चों का क्या भविष्य रहेगा, आने वाले 5 साल में हमारा क्या भविष्य रहेगा। हम भविष्य को चुनते हैं, और भविष्य चुनने की जो डोर है ना, हमारे संविधान ने सबको दी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा। पर काफी देशों में इसके लिए संघर्ष करना पड़ा लोगों को। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, पूरी दुनिया मान ली, अब तो सबने मान लिया भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। पर आज भी बहुत से ऐसे देश है जहां पर क्या है, लोगों को वंचित कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है, वोट देने से नहीं दिया जाता है। तो ये जैसे क्या है, बैलेट पेपर आपको डाल दिया जाता है, आप उस पर टिक कर देते हो कि हाँ भाई मैं मनीष सर को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं या चाहती हूँ, तो मनीष सर के नाम पे आपने टिक कर दिया और उस पर डाल दिया। ठीक है, जब डाल दिया फिर काउंटिंग हुई तो आपको पता चला, ओ मनीष सर बन गए प्रधानमंत्री, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ठीक है, धन्यवाद। पर अब क्या है, अब ये सिस्टम नहीं है, पर अब तो ईवीएम का सिस्टम आ चुका है। ठीक है, अब तो ईवीएम का सिस्टम आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे हम लोग कहते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका नाम और आपका जो भी सिंबल होता है, और यहाँ पे बटन होता है, उस बटन को आप प्रेस कर दो, जिस भी बटन को आप प्रेस करोगे उसके पास वोट चला जाएगा। ठीक है, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। देखो, सऊदी अरब एक देश, आप सबने नाम सुना होगा, तो 2015 तक वहां पे महिलाओं को वोट देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। देखो, एस्टोनिया क्या है, एक यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और वहां पर क्या है, जो रूसी अल्पसंख्यक है, रूसी कौन है, जो रूस के लोग हैं,
ठीक है, जो रूस के लोग हैं जो वहां एस्टोनिया चले गए होंगे, ठीक है, तो वो क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय के। तो अब जो रूसी भाषा के लोग हैं, जो रशिया के थे पर वो यहाँ पर एस्टोनिया आ गए, तो जो रूसी भाषा के लोग वो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या क्या हो, बहुत कम हो। तो इन लोगों को क्या है, वोट देने के लिए क्या है, काफी संघर्ष करना पड़ा। कहां पे, एस्टोनिया में, उनके देश में, ठीक है। फिजी भी एक देश है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। अब वहां पे जो हमारे लोग रह रहे हैं, भारतीय लोग अगर फिजी में रह रहे हैं, तो उनके वोट की वैल्यू कम है और फिजी के जो लोग वोट करते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है। मतलब पर हमने तो सबको क्या कर दिया भाई, 1 वोट 1 वैल्यू, सबका वोट सब समान, ठीक है, सबके वोट को हमने क्या कर दिया भैया, बराबर कर दिया, किसी को बड़ा ना किसी को छोटा, सबका वोट सब समान। तो पर इन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था देखी है वो आप देखते जाओ। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। वयस्क नागरिक मतलब जो एडल्ट है, जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, तो उसको क्या है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की क्या है, एक ही वैल्यू या एक ही मूल्य होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम आपके फिर से क्या है, एक कार्टून पे। ये कार्टून आपको पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, ठीक है। ये कार्टून क्या दर्शाता है वो देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? देखो, ये जो कार्टून समझाना क्या चाहता है, ये समझाना चाहता है कि डर से क्या है, पोलिंग बूथों को लूटा जा रहा है। डर बिठा करके पोलिंग बूथ में वोट डलाए जा रहे हैं कि भाई आप इस पार्टी को वोट दो। तो क्या ये स्थिति पाकिस्तान पर भी फिट बैठती है? देखते हैं। दिखाया गया कार्टून हथियार के बल पर बूथ लूटने के दृश्य को प्रदर्शित करता है और यह लोकतंत्र के अपहरण की ओर इशारा करता है। अब क्या है भाई, आपको ये जो कार्टून दिख रहा है इसमें बिल्कुल ऐसे डरावना है और उसको क्या है, लोकतंत्र का जो पोलिंग बूथ है जहां पर हम लोग वोट डालने जाते हैं उसको लूटने की कोशिश कर रहे जा रहे हैं। उस पर क्या है, फर्जी वोट डालने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि वो जिसको जिताना चाहते हैं उसके लिए फर्जी वोट डालने की कोशिश करी जा रही है। और ये क्या हो रहा है, लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, लोकतंत्र को किडनैप कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, सब अपनी मर्जी से इच्छा से वोट दे, पर वो तो आप करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, तो लोकतंत्र को पकड़ के ले जा रहे हो। जैसे ये क्या है, लोकतंत्र को अपने अंदर में डाला और चल दिए, तो लोकतंत्र को गाड़ी में पैक करा, ले गए, अब किडनैप कर लिया उसको। हाँ, ये पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है क्योंकि वहां सैनिक शासन ने लोकतंत्र का अपहरण कर लिया। हम कल पढ़ चुके हैं पाकिस्तान की कहानी। तो उन्होंने क्या करा, पाकिस्तान वालों ने, सैनिक शासन, परवेज मुशर्रफ ने ये तो काम करा भाई। वो चुनाव करवा नहीं रहा है, करवा भी रहा है तो प्रांत असेंबलियों के उनके करवा रहा है और उनको कभी भी भंग कर सकता है। तो बूथ को लोकतंत्र का अपहरण करना ही तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात। कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर यह कार्टून लागू हो सकता है। तो कुछ ऐसे देश भी बताइए जहां पर भी ऐसी स्थिति हो ही होगी। ये इराक, ठीक है, चीन, बर्मा आदि देशों पर भी लागू हो सकता है। तो इन सारे देशों पर भी लागू हो सकता है। क्या ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है? अब आप बताओ, क्या हमारे भारत में होता है? बिल्कुल होता है। भारत में भी बहुत सी बार क्या है, पोलिंग बूथों को लूटा गया है, पोलिंग बूथ पे क्या है, फर्जी काम करे गए, फर्जी वोट डाले गए। आपने पिक्चरों में, मूवीज में भी बहुत बार देखा होगा। तो ये काम होता है, तो हमारे देश में भी होता है, पर इतना नहीं होता जितना इन देशों में होता है, ठीक। कभी कभार होता है और उस पर प्रशासन, जो पुलिस है, वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, चुनाव आयोग एक्शन लेता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल सख्त हैं भैया। हाँ, कई बार इस तरह की छिटपुट घटनाएं हमारे देश में भी घटित होती है, जब कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा इस तरह का दुष्कृत्य किया जाता है। तो ऐसा जो बेकार काम क्या है, कभी कभार कुछ लोग करते हैं, छिटपुट लोग, जो छोटी मोटी घटनाएं कभी कभार चलती है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हमारे इतना बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर वो जो ऐसा दुष्कृत्य है, जो ऐसा गंदा काम है, ऐसा बेकार काम जो लोग करते हैं, उन पर सरकार जरूर एक्शन लेती ही लेती है। अब आपके जो बुक में है, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, पेज नंबर 6 पर है। वो कह रहा है, क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से ही? क्या सिर्फ लोकतंत्र का मतलब यही है कि सरकार चुनी जाए, क्या शासन हो? तो लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ क्या सरकार और शासन से जुड़ा हो, जनता का कोई भी रोल नहीं है? तो भैया इनका क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बेतुका है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन इन्होंने भैया ने पूछा है। पर फिर भी अपन जवाब दे देते हैं, नहीं, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकारों और शासनों से नहीं है, इसमें जनता केंद्र में होती है। भैया जनता तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंटर पॉइंट अगर कोई है तो वो है ही पब्लिक, जनता ही सेंटर पॉइंट है। क्यों? लोकतंत्र का मतलब सरकार और शासनों से नहीं है, लोकतंत्र का मतलब तो है जनता की व्यवस्था, लोगों का सिस्टम, ठीक है, जहां पर लोग अपने प्रतिनिधि को वोट डाल करके चुनते हैं। बस शर्त इतनी सी है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। जनता के बिना सरकार और शासन का कोई अर्थ नहीं होता। भाई जनता ही नहीं होगी तो सरकार और शासन क्या करेगा, ठीक है भैया। जनता के बिना सरकार और शासन का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जनता ही सरकार को चुन रही है। हम पढ़ चुके हैं, जनता के द्वारा और जनता के लिए ये व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाती है।
लोकतंत्र सरकार और शासन में जनता को सहभागिता से संबंधित है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में सरकार और शासन दोनों के बीच में सहभागिता है, सहभागिता है। तो सरकार और शासन एक ही बात है। सरकार का जनता से सहभागिता है, कॉपरेशन है, दोनों मिलकर के ही तो चल रहे हैं। और भाई जो नेता आ रहे हैं वो भी तो जनता के बीच में से आ रहे हैं, ठीक है भाई। जो प्रधानमंत्री बन रहा है वो आप लोगों के बीच में से बनते हैं, मंत्री बनते हैं वो कोई ना कोई आपके बीच में से बनते हैं। तो ये दोनों की सहभागिता ही क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित रखता है। तो देखो लोकतंत्र में क्या होता है, आपको आर्थिक न्याय भी मिलता है। आप गरीब हो या अमीर हो, पर आपको जो न्याय है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप सामाजिक, आप पिछड़ी जाति के हो, आप अगड़ी जाति को, तो भी आपको न्याय, जस्टिस मिलेगा। आप राजनीतिक हो, अब राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय में हमने सबको 1 वोट 1 वैल्यू दी, हर एक इंसान का 1 वोट और हर एक वोट की 1 वैल्यू। ये राजनीतिक न्याय ही तो है, बराबरी तो है भाई। आप किसी भी जाति के हो, हम आपके साथ भेदभाव नहीं करें, आपका भी वोट 1 और आपका भी वोट 1। आप किसी भी लिंग से हो, महिला हो पुरुष, आपका भी 1 वोट, आपका भी 1 वोट। तो हमने सबको क्या है, बराबर करके रखा है, यही लोकतंत्र है। फिर आ जाता है अगला कार्टून। ये कार्टून पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। ये कार्टून लातीनी अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित। लातीनी अमेरिका, इसे इंग्लिश में लैटिन अमेरिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो लैटिन अमेरिका में क्या आता है, जो दक्षिण अमेरिका पूरा जो महाद्वीप है वो, और उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको कुछ जैसे देश उसमें आ जाते हैं। तो ये जो कार्टून दिखाया गया है ये क्या है, सिक्कों की थैलियां है। क्या है? सिक्कों की थैलियां हैं। आपको ये नीचे सिक्के भी बिखरे हुए मिले होंगे। तो सिक्कों की थैलियां हैं जो एक के ऊपर एक है। अब ये क्या दर्शाती है, इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है? क्या मतलब है भैया? यहां रुपयों का थैला दर्शाता है कि लोकतंत्र का निर्माण एवं विकास काफी खर्चीला है। अब ये क्या चीज दर्शा रहा है कि भाई जो लोकतंत्र का निर्माण होता है वो काफी खर्चीला है। खर्चीला कैसे? जब हम लोग चुनाव कराते हैं लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो बहुत खर्चा है, ठीक है, बहुत खर्चा। हम सीधा भाई, आप जैसे मान लो कि कोई राष्ट्रपति बना और वो बोलते हैं आज से आने वाले 15 साल तक कोई भी चुनाव नहीं होगा, मैं राष्ट्रपति हूं। खर्चा बच जाएगा ना, खर्चा बच जाएगा, पर वो लोकतंत्र कहलाएगा? लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। पर हाँ, अभी हम इस कार्टून से बात कर रहे हैं तो ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र जब निर्माण होता है, लोकतंत्र बनता है, हम चुनाव कराते हैं, लोगों को चुनते हैं, तो वो क्या है, काफी खर्चीला होता है। चुनाव के दौरान उसके स्वतंत्र तथा निष्पक्ष आयोजन पर सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है जिससे क्या हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन हो, मतलब सही से चुनाव किए जाए। आप देखा करो जो वोट डालने जाते हैं ना, तो पुलिस खड़ी रहेगी, अंदर 10-15 लोग रहते हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं, एक आपके शाही लगाएगा, एक आपसे वोट डलवाएगा और करेगा। तो बहुत खर्चा क्या है, लगता है। हर जगह पुलिस होती है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस बुलाई जाती है कि कभी भी कहीं दंगा छिड़ जाए तो शुरू हो जाए, बस पुलिस बिना बोले ही शुरू हो जाए, किसी को देखना ही नहीं। साथ ही उम्मीदवारों तथा संबंधित दलों द्वारा भी पानी की तरह पैसा बहाया जाते हैं। यहां तक की तो बात फिर भी ठीक है, हम चुनाव करवाने में पैसा लगा रहे हैं, पर यह वाली बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई ना भैया, कि भाई जो पार्टी के लोग बहुत बुरी तरीके से पैसा पाते हैं। कोई आप गया, लाओ यार 10,000 रुपए दो, मैं आपको ना इतने वोट दो, ले 10,000 रुपए ले। कोई आया, कोई शराब मांगनी, शराब उसको दे दी, उसको लोगों को खरीदते हैं। कल भी मैंने बोला था, वो खरीद तो रहे, पर आप क्यों बिक रहे हो भैया? वो आपको पैसा देंगे, लालच देंगे, खाने के पैकेट्स पहुंचा देते हैं लोग आप तक, ठीक है। और सच कहूं, जो ये चुनाव तो फिर भी नहीं, जो सरपंच के चुनाव होते हैं ना गांव में, सच में बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब घर बैठे बैठे लोगों के पास खाने की चीजें पहुंचाते हैं, सिर्फ फोन करते हैं, हाँ भैया मेरे पास है ना 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पहुंचाना, वो पहुंचा देते हैं। ये रियलिटी है। इतना पैसा, मतलब लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव में। तो वो क्या, सरकार, वो देश का पैसा ही तो खराब हो रहा है ना। राजनीति में थैली शाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला का क्या कहना चाहता है? कार्टून बनाने वाला कहना चाहता है कि राजनीति में धन कुबेरों की भूमिका बढ़ती जा रही है। अब जिन्होंने भी कार्टून बनाया वो क्या कह रहे हैं कि राजनीति में धन कुबेरों, मतलब जो जिनके पास धन बहुत है ना, उन्हीं की क्या है, भूमिका बढ़ती जा रही है। जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ पाता है, जो पैसा खूब है, जिसका खूब ताकत है वही चुनाव लड़ पाता है, बाकी लोग गरीब आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं पाता। तो ये बात ये दर्शाना चाहते हैं। क्या इस कार्टून को भारत पर भी लागू किया जा सकता है? हाँ, ये कार्टून भारत में पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि भारत में भी क्या है, खूब पैसा खर्च होता है। जिसमें आपको सरपंच का भी चुनाव का उदाहरण दिया, और बाकी सांसद के जो विधायकों के चुनाव होते हैं वो तो बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो क्या है, ये हम भारत पे भी लागू कर सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं कि जो हमारे सांसद या विधायक होते हैं उनके पास काफी खूब पैसा होता है, खूब पैसा होता है। और आप ये देखो ना, जो सरपंच, मतलब उनको बहुत कम पैसा एज अ सैलरी मिलता है, जब वेतन मिलता है, पर फिर भी वो 5 साल के अंदर अंदर एक स्कॉर्पियो खरीद लेंगे, ठीक है, बोलेरो खरीद लेंगे, जो बढ़िया बढ़िया गाड़ी गाँवों में चलती है वो गाड़ियाँ वो लोग खरीद लेते हैं। तो पैसा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि वो धन कुबेर है, वो पैसे वाले ही लोग राजनीति कर रहे हैं।
और फिर वहां से राजनीति से क्या है, विकास करने की जगह खूब पैसा और कमा लेते हैं और अपने आप को और अमीर बना लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कार्टून की तरफ। ये जो कार्टून दिखाया गया है ये सद्दाम हुसैन के बारे में दिखाया गया। सद्दाम हुसैन इराक के थे, ठीक है। तो उनको उनके शासन को उखाड़ फेंकने के बाद क्या हुआ, वहां से चुनाव कराए गए और उन्हें जेल में बंद दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या है, सद्दाम हुसैन बैठे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि वो भी क्या दिन थे, वाह वाह, क्या अर्ज करा है इन्होंने कि वो भी क्या दिन थे जब मेरा ही वोट था और वही सबसे मान्य था। पर अब क्या है, अब लोकतंत्र आ चुका है, आखिरकार एक व्यक्ति और एक वोट, हर इंसान को अपना वोट देने का अधिकार मिल चुका है। ये बात यहाँ पे दिखाई गई है। क्या यहाँ कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? यहाँ कार्टूनिस्ट वोट डालने के अधिकार की समानता या प्रत्येक व्यक्ति के वोट के समान मूल्य को बात कर रहा है। वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई हर इंसान के पास क्या है, इक्वलिटी है, बराबर है वोट डालने में और सबका वोट एक वोट और एक ही मूल्य उसका होगा। अत्यंत इराको लोगों के पास वोट देने का अधिकार आया और फाइनली क्या है, इराक के जो लोग हैं उनके पास वोट देने का अधिकार उनको मिल ही गया। ये समानता के अधिकारों के आधार पर तानाशाहों के ऊपर लोकतंत्र की विजय को प्रदर्शित करता है और ये क्या दिखा रहा है कि भाई अब लोगों को अधिकार मिल रहे, जब अधिकार मिल रहे तो तानाशाहों के ऊपर लोकतंत्र की जीत हो रही है। जब जब लोग पावरफुल होंगे, जब जब जनता पावरफुल होगी, तब तब तक क्या है, लोकतंत्र की जय विजय सदैव होती रहेगी, जय जयकार लोकतंत्र की रहेगी। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आप लोग एक्टिव बनो, ठीक है। आप ये मत देखो कि बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, आम आदमी पार्टी अच्छी है, आप पार्टियों में मत फंसो, आप देश के सच्चे और अच्छे नागरिक बनो। मैं किसी एक पार्टी की तारीफदारी या बुराई नहीं करता हूं, पर अगर किसी भी की भी सरकार है वो गलत कर रही है, आप गलत के खिलाफ बोलो, वो अच्छा कर रही है आप उसके समर्थन में बोलो। लोकतंत्र हमारा है और यह हम ही इसे बचाकर रख सकते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद हमें लोकतंत्र मिला है, तो उस लोकतंत्र की वैल्यू, उस लोकतंत्र की कीमत समझो। आप देश का भविष्य हो और आप ये बात मन में ठान लो कि मुझे ना किसी पार्टी का बन करके रहना है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश का हूं। मुझे मेरे संविधान के आधार पर यह तय करना है कि पार्टी सही कर रही है या गलत कर रही है। गलत कर रही है तो बोलो, आवाज उठाओ, क्योंकि लोकतंत्र हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर लोकतंत्र में लोग नहीं बोलेंगे तो एक दिन बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। फिर लोग कहते हैं सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो यार आप बोलो तो सही, सरकार सुनेगी बिल्कुल। इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, काजू कतलियों, आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि मनीष सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और बाकी आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और हर घर तक क्या करें, हर घर तक आपके सर के, आपके चैनल के हर वीडियो को पहुंचा दें कि भैया जाओ और सामाजिक विज्ञान पढ़ लो 9th क्लास की। इसलिए अपने चैनल को, अपने परिवार को, लर्न एंड शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।